और झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। खुलेआम जमीनों की लूट हो रही है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुद की सरकार पर हमला बोला है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बने पाने की वजह से राज्य के युवाओं को तृतीय श्रेणी की नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ये आज तक एसपीटी एक्ट को, सीएनटी एक्ट को ये लोग सख्ती से लागू नहीं कर पाया। आज हमारी सरकार में भी हम आज नहीं, हम शुरू से बोलते आए हैं कि यहाँ पर आदिवासी जो मूलवासी जहाँ लोग उजड़ रहे हैं, जब एक्ट आने के बाद भी उजड़, तो कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन, कौन देखेगा, कौन बचाएगा इसको? इसलिए इस बात को हम रखते हैं। अगर हम रखते हैं तो फिर हमको दल विरोधी बताया जाता है, संगठन विरोधी बताया जाता है। ऐसा बात नहीं, भाई सरकार को आईना दिखा रहा हो, सरकार को काम करना है। स्थानीय नीति आप क्यों नहीं बनाते हैं? स्थानीय नीति बनाएंगे तो नियोजन नीति भी बनेगी। तो वही बात है ना, यहाँ तो हम तो ये बात है कि एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, अभी स्थानीय सारे स्टेट में सबका अलग अलग अपना स्थानीय नीति है, लेकिन आज तक यहाँ पर सही ढंग से नहीं बन पाया स्थानीय नीति। आज स्थानीय नीति नहीं है तो आज बाहर से लोग आ रहे हैं। आइए, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाला नौकरी भी वो लोग ले रहे हैं, तो यहाँ जमीन भी लुटाएगा और नौकरी भी लुटाएगा। इसी बात को मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ और बोलते रहूँगा मैं, क्योंकि अभी बिहार में कुछ दिन पहले एक वैकेंसी निकला था और उसमें सीधे उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ बिहारियों के लिए। यहाँ के जितने कैंडिडेट वहाँ अप्लाई किए थे सबका रद्द कर दिया, और लेकिन झारखंड में उसका उल्टा हो रहा है। क्या आपने इस बात को अपनी सरकार के सामने रखा है प्रमुखता से? जी, हम सरकार में रखे हैं, सदन के अंदर भी रखे, बाहर भी रखेंगे और भी रखेंगे। अभी सदन चलेगा उस पर भी हम रखेंगे। मतलब आप मानते हैं कि आपकी बात को सरकार में नहीं सुना जा रहा? अब नहीं सुनना उसका काम है ना, लेकिन हम तो बोलेंगे। आज हम अपने अलग से नहीं बोल रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हर स्टेज में, हर मंच में, मैं भी मौजूद था, उसकी बात को हमने भी दोहराया था, हमारी बात को उन्होंने भी दोहराया था। उन्होंने कहा था कि और ये चुनावी एजेंडा है उनका कि यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर स्थानीय नीति हम लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे और खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे। यहाँ एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पेशा एक्ट का नियमावली बनाएंगे। लेकिन आज कहाँ क्या हो रहा है, इसी बात को तो मैं दोहरा रहा हूँ। भाई तो अलग से कुछ मांग नहीं रहा हो। तो आज यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनेगा और बाहर के लोग आएंगे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, वो लोग जाएंगे तो हमारा बेटा बेटी कहाँ जाएगा? ये हमारा मांग है। बाहर के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ हमारे लोग भी छटे जा रहे हैं। स्थानीय नीति बने और ये आपका नियोजन नीति भी बने, और इसके बाद पेशा एक्ट में आज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन पेशा एक्ट का अभी तक रेगुलेशन नहीं बना, कोई नियमावली नहीं बना, जिसके चलते यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है। यहाँ पेशा एक्ट में वो सेंट्रल एक्ट है, ग्राम सभा सर्वोपरि है, तो ये सरकार आज भी इसको ध्यान नहीं दे रही। इसी का मैं इस बात को मैं दोहराता हूँ। और आज हम महसूस किया कि सरकार अभी बहरी बन चुकी है और आज इसके लिए हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा। और साहिबगंज के मंडरों में एक स्कूल की लापरवाही से छात्र की मौत हो गई। दरअसल मंडरों के मिर्जा चौकी स्थित स्कूल में एक छात्र स्कूल गया लेकिन लौट के घर न आ सका। छात्र को बाथरूम जाना था, लेकिन स्कूल का शौचालय बंद होने की वजह से वो बगल के खेत में गया और वहां जब तालाब में हाथ पैर धो रहा था तभी उसका पैर गलती से फिसल गया और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। स्थानीय ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय अवधि पे शौचालय खोला हुआ ही होना चाहिए। फिर भी सर उसके बाद भी सर इतना बड़ा लापरवाही? हाँ, इस तरह का लापरवाही तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटना है तो फिर उसमें जांच किया जाएगा उस स्थिति को, शौचालय खोला था या नहीं था। आपको बोले कि मैडम एक बच्चा डूब गया है? हाँ, तो कौन लड़का बजा वो तो ही तब हम निकल गए, सब लड़का मतलब दौड़ के जा रहा था। आपका शौचालय खुला था क्या बंद था? ये वाला तो खुला है। कितने शौचालय हैं आपके स्कूल में? 2, एक खुला था एक बंद था। हाँ। वो स्कूल आया था और क्या? कितने बजे घर से निकला था? 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद क्या हुआ? गया मैदान से उठा गिर गया पोखर में। तो मैदान गया तो शौचालय खुला था या बंद था? शौचालय बंद था सर। उसके बाद गया पोखर
हाँ पोखर गया। हाँ, तो तो नहीं फिसल गया, फिर चला गया पानी में। और इन सब के बीच सवाल पूछता है न्यूज 18, आखिर स्कूल के शौचालय में ताला क्यों बंद रखा गया था? छात्रों की देखरेख की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? और इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल उठने इसलिए लाजिमी हैं क्योंकि एक छात्र स्कूल तो पहुंचता है लेकिन वापस घर को नहीं लौट पाता, सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से। और खबर कोडरमा से, जहां पंचखेरो डैम नाव हादसे में गायब सभी शवों को आज निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 36 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया। कल एनडीआरएफ की टीम ने 6 शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज सुबह फिर से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 2 और शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो रविवार को यह डैम हादसा हुआ था, जहां नाव पलटने से 8 लोगों की जान चली गई थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार सफल हुआ। 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। कुल मिलाकर 8 लोगों की जान गई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोनों तस्वीरों में किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 6 शवों को बाहर निकाला गया, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। बेहद ही दर्दनाक हादसा रविवार को ये घटित हुई थी। नाव ही पलट गई और नाव पलटने पर जो 8 लोग उस पर सवार थे, सभी की डूबकर जान चली गई। सरकार की ओर से मुआवजा भी मिले 20-20 लाख रुपया, ताकि कुछ जीवन यापन का उनका भी कोई आधार बन सके और जो भी दोषी है दोषी पर कार्रवाई हो। और आने वाले समय में जब तक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था न हो जाए तब तक डैम में हम आपके माध्यम से आम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसका भी आप ध्यान दें। और लोहरदगा के किस्को की चरहू राजकीय उत्क्रमित उर्दू हाई स्कूल विवादों के घेरे में आ गया है और इसी स्कूल से 1976 में पढ़कर निकले कई पूर्ववर्ती छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके समय स्कूल के सर्टिफिकेट में उर्दू का जिक्र ही नहीं था, पर अब स्कूल के नाम में उर्दू शब्द को जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों की ये शिकायत बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने लोहरदगा के शिक्षा विभाग तक पहुंचाई तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही स्कूल से जुड़े पुराने दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ये सामान्य विद्यालय था, लेकिन अचानक अकस्मात कैसे यह विद्यालय उर्दू उच्च विद्यालय के रूप में परिणत हो गया, ये ग्रामीणों की तरफ से चिंता की विषय है। Z18 पूछता है सवाल कि सामान्य हाई स्कूल कैसे बन गया उर्दू हाई स्कूल? एक सामान्य हाई स्कूल जो था वो आखिरकार उर्दू हाई स्कूल में कैसे तब्दील हो गया? क्या स्कूल में ऐसा जानबूझकर किया गया है? क्या शिक्षा विभाग इस पूरे मसले पर कार्रवाई करेगी और अगर करेगी तो आखिर कब? वेरिएंट्स में डायनामिक बेड सिस्टम की व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो रही है, जिसका नतीजा साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां आने वाले मरीज अब भी फर्श पर इलाज कराने को मजबूर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी न्यूरो वार्ड में है। विभाग में करीब 150 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है, जबकि अमूमन यहां 300 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। उधर सर्जरी और हड्डी विभाग में भी यही हाल है। यहां भी बेड नहीं मिलने के कारण मरीजों का इलाज फर्श पर ही हो रहा है। मजबूरी ऐसी कि अगर उन्हें सलाइन भी चढ़ाया जा रहा तो वार्ड के बाहर फर्श पर एक रस्सी के सहारे दवाई की बोतल टांगकर मरीजों को सलाइन चढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों की दलील है कि कम से कम उनकी जान तो बच रही है। और इसी बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अनियंत्रित कार ने एक बुजुर्ग को रौंद डाला है। घर के आंगन में बेलगाम कार घुस गई और घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई है। नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। जैना मोड़ फुसरो मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर के आंगन में ही बेलगाम कार घुस गई और लेटा हुआ बुजुर्ग, उसकी मौत हो गई।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के हेसाग में पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस मौके पर निदेशालय से जुड़े 43 पदों पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। पशुपालन निदेशालय का निर्माण करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पेट क्लिनिक की शुरुआत होने से पशुपालन कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा। ये क्लिनिक 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। सर, मेरी नियुक्ति लिपिक के पद पर हुई है और इसमें हमें 1.5 साल लगभग या उससे ज़्यादा समय भी लग गया है। और अब जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नया काम सीखने को मिल रहा है, नया चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनुकंपा पे 50 नियुक्तियाँ जो लंबित थी उसमें आज 43 लोगों का निष्पादन किया गया और सिंबॉलिक 6 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया भी गया। साथ ही नए ऑडिटोरियम का भी आज भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। 24/7 पेट क्लिनिक उसका भी शुभारंभ किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ में ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हुए कैप्टन आनंद कुमार की शहादत पर बोकारो चिन्मया विद्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल खुलते ही सभी छात्रों ने शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। शहीद आनंद कुमार वर्ष 2012 में मैट्रिक की परीक्षा में 95% अंक हासिल कर पास होने के बाद चिन्मया स्कूल बोकारो में दाखिला लिए थे। आनंद कुमार यहां गणित विषय की पढ़ाई करते हुए 12वीं में 86% अंक प्राप्त किया और उसके बाद वो एनडीए का एग्जाम देने के बाद उनका चयन देश सेवा के लिए किया गया था। बहुत डायनामिक पर्सनालिटी का स्टूडेंट था और आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने एक डायनामिक स्टूडेंट को खो दिया और इसके लिए पूरा चिन्मया परिवार जो है बहुत दुख व्यतीत कर रहा है। क्योंकि और बोकारो में स्वरोजगार से खुद को महिलाएं स्थापित कर रही है। रोजगार के लिए विस्थापितों को आंदोलन करते अक्सर देखा जाता है, लेकिन एक विस्थापित ऐसा भी है जो महिलाओं को रोजगार की राह दिखाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है। बोकारो के सेक्टर 9 के पास बसा विस्थापित गांव महुआर के सरोज महतो ने आसपास के कई विस्थापित गाँव की महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ा है। सरोज ने जीन्स के कपड़े से 2016 में दस्ताना बनाने का काम शुरू किया और दिन प्रतिदिन ये आगे बढ़ता ही चला गया। आज के समय में हर रोज 12,000 से अधिक दस्ताने बनाए जा रहे हैं और 7 सेंटरों में पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। इससे जुड़ी महिलाएं हर महीने 4 से 5,000 रुपए महीने कमा रही है। कितना 4-5 हज़ार कमा लेते हैं अगर एक लोग रहते हैं महीना में। तो जैसे कभी नहीं ऑप्शन करे तो उतना उठा ही लेते हैं। ऑप्शन करेंगे तो कम होगा, लेकिन नहीं ऑप्शन करेंगे तो 4-5 हज़ार उठा लेते हैं। क्या परिवर्तन आया है आपके ज़िंदगी में, परिवार में? अच्छा आया है, जैसे पहले से बेहतर आया। पहले तो पैसा नहीं था तो उतना घर में बैठल रहते थे। पैसा कमा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे मांगना नहीं पड़ता पति से। अपना कमाई अपना करते हैं, काम कुछ भी लेते हैं, ठीक करते हैं। बच्चा का कुछ घटा कुछ भी हुआ तो अपना ले लेते हैं, मांगना नहीं पड़ता। दूसरे 2 पैसा हाथ में आता है तो अच्छा लगता है। हम लोग बोलता था कि कुछ यदि ऐसा हो जो खाली समय का हम लोग इस्तेमाल कर सके, जिससे कुछ इनकम भी हो जाए, तो हम लोग को नज़र में यही काम मिला था कि दस्ताना भी बना सकती है महिलाएं। तो उसमें है उतना मेहनत भी नहीं है और जनरली सारी महिलाएं सिलाई जानती हैं, तो इसीलिए ये इस काम से कुछ वो लोग का अपना इनकम हो जाएगा। इधर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे दिमाग में रहा कि लोगों के पास तो थोड़ा सा समय महिला लोग के पास होता ही है घर का काम करने के बाद। अगर उन लोग को रोज़गार दिया जाए तो अपना बच्चों का फीस, घर का जो निजी उनका अपना खर्च है। और स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि झारखंड के स्कूलों में हाल के दिनों में धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई है। खबर गोड्डा से है, जहां पथरा मध्य विद्यालय में प्रार्थना हे प्रभु का किया जाता है और स्कूल में प्रभु यीशु की तस्वीर लगी हुई है। इस स्कूल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के बच्चे पढ़ते तो हैं। हिंदू और ईसाई बच्चे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चे प्रार्थना में भाग नहीं लेते और खड़े रह जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये स्कूल सालों से ऐसे ही चल रहा है, किसी को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस स्कूल की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने पड़ताल की।
झारखंड में स्कूलों में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उर्दू स्कूलों में विवाद हुआ, अब क्रिश्चियन स्कूलों में जो है वो विवाद दिखता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त हम जिस स्कूल में हैं वो संत मार्क्स मध्य विद्यालय है और यहाँ 7वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। बताया जाता है कि पहले ये विद्यालय क्रिश्चियनिटी के तरफ से चलाया जाता था, उनके फंड से चलाया जाता था, फिर ये सरकारी अनुदानित हो गया और उसके बाद आप देखिए कि इस स्कूल में मध्याह्न भोजन से लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति तक की गठन कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो स्कूलों की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ धर्म आधारित चीज़ें जो है वो स्कूलों में अधिक देखने को मिल रही है। सभी धर्मों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, बावजूद इसके स्कूल के जो कमरे हैं, स्कूल के जो कार्यालय हैं, उसके अंदर जो खास धर्म का प्रचार प्रसार है उसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता दिख रहा है। आपको हम दिखाएंगे कि ये स्कूल का कार्यालय है और कार्यालय के अंदर की तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे कि इस स्कूल के कार्यालय के अंदर एक खास धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। जब कहा जाता है कि शिक्षा को इन तमाम चीज़ों से दूर रखा जाए, उस दरमियान इस तरह की तस्वीरें जब स्कूल से सामने आती है तो वो भी जिला प्रशासन के ऊपर भी एक खास सवाल खड़ा करता है। आप देखिए कि इस स्कूल के अंदर प्रार्थना भी जो है वो तू ही राम है तू रहीम है सरकारी आधारित नहीं होते हैं। इस स्कूल में प्रार्थना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है कराया जाता है। इन चीज़ों को लेकर जब हमने डीएससी से बात किया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों पर हम जांच कराएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से अनुदानित हो या ना हो, लेकिन अगर किसी स्कूल में धर्म आधारित चीज़ें चल रही हैं उसे शायद रोकने का प्रयास किया जाए। एक मैम है यहाँ पर, हमने प्रार्थना के दौरान देखा कि अलग अलग धर्मों के जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे थे। ये भी धर्म स्कूल के हिसाब से एक गलत सर्कुलर था। तो हमने मैम से बात किया। यहाँ मैम है, स्कूल की प्रिंसिपल है, हम इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सुशीला मुर्मू। स्कूल में धर्म आधारित चीज़ें ये कितना सही है मैम? क्योंकि यहाँ हम ये दबाव नहीं देते हैं सर, जो प्रेयर करते हैं ना उस समय जो मुस्लिम बच्चे हैं वो हाथ नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते। हाँ, क्योंकि दुआ तो सबको अपना दुआ करते हैं लेकिन वो लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।